देखो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, आ जाना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बताओ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास। और विकास का मतलब डेवलपमेंट। और कोई? ग्रोथ। ठीक है, और कोई? किसके अंदर? और बताओ। सिंगल सेल क्या बनाए? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या क्या करता है बताओ डेवलपमेंट के अंदर? ऑर्गेनिज्म अपने एंटायर लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजमेंट करता है अपनी बॉडी के अंदर? तो ग्रोथ होती है ना। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी करेगा वो, सर्वाइव भी करेगा, है ना। इसका मतलब इसके अंदर क्या होने वाले हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होने वाले हैं? प्रोग्रेसिव सीरीज के अंदर क्या होने वाले हैं? चेंजमेंट। क्या होने वाले हैं? चेंजमेंट होने वाले हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज का मतलब जानते हो ना? जैसे पहले ग्रोथ करेगा, उसके बाद में कमिटमेंट होता है। क्या होता है? कमिटमेंट। नाम सुना होगा आपने कमिटमेंट का। कमिटमेंट के बाद में क्या करता है? वो डिफरेंशिएशन करता है। क्या करता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या होता है बताओ? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं उसके अंदर। क्या होते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। इनके बारे में अपन एक एक के बारे में समझने वाले हैं। तो सपोज करो आपने नाम सुना होगा प्रीमोर्डियल जर्म सेल। सुना है क्या? पीजीसी। प्रीमोर्डियल जर्म सेल क्या करती है बताओ? टेस्टिस से तो स्पर्म बनाती है, और ओवरी से क्या बनाती है? तो अपने वहीं से स्टार्ट करते हैं ना डायरेक्ट। जो आपकी पीजीसी है, क्या नाम बताओ इनका? प्री मोर्डियल जर्म सेल। कहाँ पे प्रेजेंट है बताओ? ये गोनेड्स में। कहाँ पे है ये? गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो आपकी पीजीसी है, ये टेस्टिस से तो क्या बनाती है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी से क्या होता है? ओम बनेगा। और ये दोनों कैसे होते हैं बताओ? कैसे होते हैं ये? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड है। दोनों के दोनों कैसे हैं ये? हैप्लॉइड है। ये भी एन होता है और ये भी क्या है? एन। और ये दोनों क्या है बताओ? गैमेट्स हैं ये दोनों क्या है? गैमेट है। ठीक है। अब इन दोनों गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा। होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनाएंगे बताओ? जायगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे ना। जायगोट क्या होता है बताओ? एक यूनिसेलर सेल होती है। क्या होती है? एक यूनिसेलर सेल है। ठीक है। और कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है ये जायगोट। कैसा होता है ये? डिप्लॉइड। क्योंकि एन और एन मिलकर क्या बनाएंगे? 2n। क्या बनाएंगे? 2n। तो डिप्लॉइड है। और यूनिसेलर क्या होती है? एक सेल होती है जायगोट। समझ गए? ये जायगोट मैंने बना दिया है।
अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा बताओ? इस जाइगोट के अंदर होगा क्लीवेज। क्या होगा? क्लीवेज होगा कि नहीं होगा? अब आगे क्लीवेज चलने वाले, क्लीवेज फर्स्ट, क्लीवेज सेकंड, क्लीवेज थर्ड, इस प्रकार से ना। और जाइगोट से क्या बनेगा बताओ? आपके जाइगोट से पहले मोरुला बनेगी, उसके बाद में क्या बनेगी? ब्लास्टुला बनेगी, उसके बाद में गैस्ट्रुला बनेगी ना, उसके बाद में क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, उसके बाद में क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा आपका। ठीक है, तो क्लीवेज से सबसे पहले 2 सेल बनेगी आपकी, यूनिसेलुलर सेल ही तो है। इस एक सेल के अंदर क्या होगा? क्लीवेज। तब आपकी कितनी सेल बनती हैं? 2 ब्लास्टोमेर बनते हैं। कितने ब्लास्टोमेर? 2 ब्लास्टोमेर। फिर उनके अंदर क्लीवेज होता है तो 4 ब्लास्टोमेर, फिर उनके अंदर क्लीवेज होगा तो 8 ब्लास्टोमेर, फिर 16 ब्लास्टोमेर, ऐसे बनती है ना। और फिर क्या बनती है? मोरुला। क्या बनती है? मोरुला। फिर मोरुला के अंदर क्लीवेज होता है, फिर क्या होगा? गैस्ट्रुला बनेगा। क्या बनेगा? गैस्ट्रुला, सॉरी ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला बनेगा। समझ में आ गया? तो पहले मोरुला, उसके बाद में ब्लास्टुला, और उसके बाद में गैस्ट्रुला बनता है। तो देखो ये जाइगोट है, उसमें क्या होने वाला है? क्लीवेज। क्लीवेज से क्या बनेगा बताओ? मैं सीधा लिख देता हूँ, मोरुला। क्या बनेगा बताओ? मोरुला। और मोरुला से क्या बनता है बताओ? ब्लास्टुला। क्या बनेगा? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के अंदर एक स्टेज आएगी जिसका नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। इसको समझना है अपन को। उससे पहले अपन थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में देख लेते हैं ना। क्लीवेज क्या होता है बताओ? क्लीवेज क्या होता है? कौन सा डिवीजन होता है इसके अंदर? माइटोसिस होता है ना। ये माइटोटिक डिवीजन की एक प्रकार की सीरीज होती है। क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन की क्या है? ये सीरीज होती है। इसके अंदर और माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्या फर्क होता है बताओ? डिफरेंस क्या है क्लीवेज के अंदर और माइटोटिक डिवीजन के अंदर? डिफरेंस क्या है पता है किसी को? क्लीवेज के अंदर आपकी, आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी ना। सेल साइकिल में G1 फेज, उसके बाद में S फेज, उसके बाद में G2 फेज, है ना। और फिर कौन सी आती है आपकी? M फेज। आती है कि नहीं आती है? ये तो आती है। इस क्लीवेज के अंदर आपकी G1 फेज और G2 फेज, ये दोनों के दोनों क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। क्या होती हैं? एब्सेंट। तो क्लीवेज के अंदर G1 और G2 यानी कि गैप फेज क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी। ओनली कौन सी फेज प्रेजेंट है? S फेज और M फेज। इसलिए जो क्लीवेज की जो रेट होती है वो कैंसर सेल से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। बात समझ आ गई क्या? क्लीवेज का मतलब क्या होता है? देखो क्लीवेज का मतलब ऐसे होता है जैसे सपोज करो ये एग है। क्या है? ये एग है। इस एग में जो ऊपर वाला तो होता है एंटीरियर, ये आपका एग है, और ये तो आपका होता है एनिमल पोल ऊपर की तरफ, और ये नीचे वाला क्या है? ये वेजाइटल पोल होता है। कैसा होता है? वेजाइटल पोल। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एग के अंदर ये तो एक तो क्या है? एनिमल पोल है, और एक क्या है? वेजाइटल पोल। अब इसके अंदर से अपन क्या करेंगे? क्लीवेज फेरो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्लीवेज फ्यूरो। विदलन खांच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लीवेज को बोलते हैं विदलन, फ्यूरो क्या बोलते हैं? खांच। अब ये एग है, इस एग के अंदर बताओ क्या मिलेगा आपको? योक मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्या है बताओ? योक। योक का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। क्या किसका काम होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है योक। अब यदि एक क्लीवेज फेरो इस एग को यहां से क्या कर दे? पास आउट कर दे। क्या कर दे? पास आउट। इसके अंदर योक है, ये क्लीवेज फेरो यदि इस एग को क्या कर दे? एनिमल पोल से होते हुए कहां पे चले जाए? वेजाइटल पोल। इसका मतलब यहां पर योग क्या है? कम है। क्या है? कम। जो बाल्फोर आपका एक साइंटिस्ट था, इसने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था इसने? कि जो आपका क्लीवेज है वो योग के क्या होता है? इनवर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा योग होगा
उतना क्लीवेज कम होगा। तो एग के अंदर बताओ क्लीवेज ज्यादा कब होगा? जब एग के अंदर योग का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। और यदि आपके पास में इस एग के अंदर योग का अमाउंट ज्यादा है तो क्लीवेज क्या होगा? कम होगा। इसी आधार पर आपके क्लीवेज डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, है ना। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? होलो यानी क्या होता है? खोखला होता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं होगा? योग नहीं होगा, या फिर बहुत रेयर कंडीशन के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट के अंदर योग देखने को मिलेगा। तो क्लीवेज फिर वो एनिमल पोल से होते हुए कहां पे चली जाएगी? वेजेटल पोल में। तब इसका नाम क्या हो जाता है बताओ? होलोब्लास्टिक। क्या नाम हो जाता है? समझ आ गया? इसके अंदर दो टाइप आते हैं, आइसोलेसाइटल और मेजोलेसाइटल। आइसोलेसाइटल और मेजोलेसाइटल। उसके बाद में एक और आता है आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। कौन सा आता है? मीरोब्लास्टिक में भी दो होते हैं, एक तो टीलोलेसाइटल और एक कौन सा होता है आपका? सेंट्रोलेसाइटल। कौन सा होता है? समझ में आ गई? तो जितना ज्यादा आपके एग के अंदर योग होता है उतना ही क्लीवेज क्या होगा? कम होगा। और ये लो किसने दिया था? बाल्फोर ने। इसलिए नाम क्या है बताओ नियम का? बाल्फोर लो। क्या बोलते हैं इसको? बाल्फोर लो। ये क्लीवेज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्लीवेज हो गया, क्लीवेज हुआ, मोरुला बन गया। मोरुला से क्या बना है? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में कौन सी स्टेज आएगी बताओ? ब्लास्टोसिस स्टेज आएगी। अब ब्लास्टोसिस स्टेज बनाते हैं अपन। ये ब्लास्टोसिस स्टेज है। इसके अंदर ये बाहर वाली सेल आपको क्या देखने को मिलती है बताओ? इनका क्या नाम है? इनका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है इनका? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की जब सेल मिलती है उनका नाम क्या है बताओ? आईसीएम। क्या नाम है इनका? ये सेल्स के ग्रुप है, इनका नाम क्या है? आईसीएम। क्या नाम है इनका? इनर सेल मास। बात समझ आ गई? जो आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है वो बताओ क्या बनाता है आगे जाकर? ये आगे जाकर बनाता है प्लेसेंटा। क्या बनाता है ये? प्लेसेंटा। और आपका आईसीएम क्या बनाता है बताओ? ये एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? ये एम्ब्रियो बनाएगा। बात समझ आ गई क्या? और ये स्टेज कौन सी है बताओ? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या करती है? 5 से लेकर 7 दिन के बाद में यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, वहां पर जाकर क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। बात समझ आ गई क्या? तो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है उसका नाम क्या है बताओ? एंडोमेट्रियम। कौन सी है? तो एंडोमेट्रियम पे जाके क्या हो जाएगा? ये इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गई। इसके बाद में बताओ क्या आएगा? इसके अंदर केविटी कौन सी होती है? ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील केविटी। तो बताओ ये केविटी कौन सी है? ब्लास्टोसील केविटी है। तो ब्लास्टुला के बाद में क्या बनेगा बताओ? गेस्टुला। गेस्टुला बनेगा। गेस्टुला बना देते हैं। ये इस प्रकार से क्या बनेगा बताओ? ये क्या बनेगा? ये गेस्टुला बनेगा। क्या बनेगा? गेस्टुला। इस गेस्टुला के अंदर क्या बनता है बताओ? यहां पर क्या होगा? गेस्टुलेशन की प्रोसेस होगी। यहां पर क्या होगी? गेस्टुलेशन की प्रोसेस। और यहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बताओ? 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। बाहर वाली कौन सी बनेगी? तो ये बाहर वाली कौन सी है बताओ? ये कौन सी है आपकी? एक्टोडर्म है। कौन सी है ये? एक्टोडर्म है। ये एक्टोडर्म। फिर ये लास्ट वाली कौन सी है अंदर वाली? ये एंडोडर्म है। कौन सी है ये एंडोडर्म है। और ये मिडिल वाली कौन सी है बताओ? ये मेजोडर्म है। ये कौन सी है? ये है मेजो। अब ये कैसे बनती है बताएंगे भी आगे।
अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, 3 जर्मिनल लेयर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और इस केविटी को क्या बोलते हैं बताओ, आर्केंट्रॉन। इस केविटी का नाम क्या है, आर्केंट्रॉन केविटी। समझ में आ गई क्या बात। तो गेस्ट्रुला के अंदर जो केविटी उसका नाम क्या है, आर्केंट्रॉन केविटी। ये आगे आप बहुत सारे काम करती है आगे जाकर, है ना। और ये वाला जो आपको पोर दिख रहा है, ये वाला, ये ओपनिंग दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोपोर। फिर गेस्ट्रुला के बाद में क्या बनता है बताओ, यहां से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। यहां से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा। किसके द्वारा, एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा। इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखो, अब आगे चलते हैं। स्टेम सेल पढ़ा रखा है मैंने आपको, डिटेल से पढ़ा रखा है क्या, डिटेल से पढ़ाया था क्या, कुछ फैक्टर वैक्टर बताए थे क्या वहां पे, नहीं बताए। ठीक है, चलो इस टॉपिक को कर लेते हैं फिर। स्टेम सेल होती है, इस स्टेम सेल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, 2 प्रॉपर्टी बताई थी। कितनी प्रॉपर्टी, 2। पहले इसके पास में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए, अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। कैसी होती है ये, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या है, मतलब इन्होंने अपना फंक्शन गेन नहीं किया है अभी तक। समझ आ गई बात, इन्होंने अपना फंक्शन अभी तक गेन नहीं किया है। तो ये वाली सेल कौन सी है बताओ, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई है। दूसरी इनके पास में क्या मिलेगा आपको, सेल्फ रेन्यूअल कैपेसिटी इनके अंदर मिलती है। सेल्फ रेन्यूअल कैपेसिटी मतलब स्टेम सेल कभी भी डिवाइड करेगी ना, तो एक तो बनाएगी प्रोजेनाइटर सेल। क्या बनाएगी, प्रोजेनाइटर सेल। जैसे सपोज करो ये स्टेम सेल है, ये एक प्रकार की P1 स्टेम सेल है। कौन सी वाली है, P1 स्टेम सेल। जब ये डिवाइड करती है तो एक तो खुद से क्या बनाती है, ये P1 स्टेम सेल बनाएगी, और दूसरी जो सेल बनाएगी वो कौन सी बनाएगी बताओ, ये स्टेम सेल ही तो है। और ये कौन सी बनाएगी, प्रोजेनाइटर सेल। कौन सी बनाएगी, प्रोजेनाइटर सेल। तो स्टेम सेल कभी भी डिवाइड होती है तो एक तो क्या बनाती है, स्टेम सेल खुद से। इसका मतलब इनके पास में कौन सी कैपेसिटी है, सेल्फ रेन्यूअल कैपेसिटी है। और एक दूसरी सेल कौन सी बनाती है, ये प्रोजेनाइटर सेल बनाती है। क्या बनाती है, प्रोजेनाइटर सेल। बात समझ में आ गई क्या। स्टेम सेल वैसे करती क्या है पता है क्या आपको, स्टेम सेल कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, बता रखा ना मैंने, कैंसर सेल के अंदर, और बोन मैरो के अंदर मिलती है। और कहाँ पे मिलती हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर मिलती हैं क्या। वो डायग्राम आपको याद है कैसे बनाया था, वो स्टेम सेल का तो बनाया था आपको, कि कौन से ईयर पे आपको कौन कौन सी स्टेम सेल देखने को मिलती हैं। सबसे लास्ट में आपको कौन मिलता है बताओ, वर्टिब्री। उससे पहले रिप्स मिलती है ना। ठीक है, क्या काम करती है स्टेम सेल, क्या काम करती हैं ये, इनका काम क्या है स्टेम सेल का।
पोटेंशियल तो फिर वो टाइप में आ जाता है। ये डेड सेल को रिमूव भी कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, ये डेड सेल हो जाती है ना आपकी, जो अफेक्टेड सेल है या डेड सेल है उनको क्या करती हैं ये, उनको मेंटेनेंस भी करती है और उनका रिमूवल भी करने का काम करती है। समझ में आ गई क्या बात आपको? तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे कौन सा बेस्ट, कौन सा बताया था आपको, याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, याद हो गया? नाम क्या है? हेमेटो पोएटिक स्टेम सेल। बताओ जो एचएससी होता है ये कौन से टाइप की स्टेम सेल है? मल्टीपोटेंट। कौन सी है ये? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जांपल है। अभी बताएंगे आपको स्टेम सेल के टाइप। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ये एचएससी। कहां पे देखने को मिलते हैं आपको एचएससी बताओ? एडल्ट में कहां पे देखने को मिलती है? बोन मेरो में मिलती है ना। कहां पे देखने को मिलती है? बोन मेरो के अंदर देखने को मिलती है। अब जो आपका एचएससी होता है ना, अब आपने को मैंने बताया था ये दो लीनिएज के अंदर जाता है। ये एचएससी है आपका, समझ करो एचएससी सेल है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। इसके मतलब इसके पास में एक तो क्या होगी, सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी होगी। ये वाली कैपेसिटी कौन सी है बताओ? ये सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी। सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी है। और दूसरा क्या करती है ये, डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है बताओ? दो लीनिएज बनाएगी। क्या बनाएगी? कौन कौन सा बनाएंगी? एक तो माइलोइड प्रोजेनेटर सेल, और एक कौन सी बनाती है बताओ? लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। ये मैंने बता रखा है आपको। जो आपका माइलोइड प्रोजेनेटर सेल है ये वापस से क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। और क्या बनाएगा बताओ? ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है? ये आपके बनाता है आरबीसी। ये क्या बनाता है बताओ? आरबीसी, आरबीसी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी बनाता है। क्या बनाता है? डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर भी क्या क्या बनाता है बताओ? एक ग्रेनुलोसाइट बनाएगा ना, एक तो बनाएगा ये न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और क्या बनाएगा? बेसोफिल। क्या बनाएगा? बेसोफिल। और क्या बनाएगा? योसिनोफिल। और क्या बनाएगा बताओ? मोनोसाइट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मोनोसाइट। मैक्रोफेजी है ये। और क्या बनाता है बताओ? और ये एक इनका लीनिएज और होता है जिसका नाम क्या है? डेंड्रिटिक सेल। क्या होता है? डेंड्रिटिक। ये तो बनाएगा, डेंड्रिटिक सेल बनाएगा। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल क्या बनाती हैं? ये लीनिएज में जाकर क्या बनाती हैं? यहाँ पर आप लीनिएज भी लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो? लीनिएज। तो लिम्फोइड लीनिएज सेल और माइलोइड लीनिएज सेल। तो बताओ लिम्फोइड वाला क्या बनाएगा? एक तो बी लिम्फोसाइट। क्या बनाएगा? बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट। क्या बनाएगा? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में भी क्या क्या मिलेंगे आपको? मेनली टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर, तीन बनेंगे ना आपके। और क्या बनती है बताओ यहां पर? एनकेसी है ना, नेचुरल किलर
सेल, क्या बोलते हैं इनको, NKC। और एक और इनका डिफॉल्ट फेट होता है जिनका नाम क्या है, डेंड्रिटिक सेल। अब डेंड्रिटिक सेल आपकी दोनों लीनियर से बन सकती है। तो माइलोइड से क्या क्या बन रहा है और लिम्फोइड से क्या क्या बन रहा है ये आपको पता है। ये पहला एग्जांपल है किसका, HSC का। दूसरा अपन देखते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, चले आगे। दूसरा अपन देखते हैं एग्जाम्पल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इनको बोलते हैं ESC। क्या बोलते हैं इनको, ESC। और ये कौन सी स्टेम सेल का टाइप होती हैं, प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का ये क्या है, टाइप है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आप कहां से ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट से। कहां से, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से। कहां से निकालोगे बताओ ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आप, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से। ब्लास्टोसिस्ट से वापस से मेरे को बनानी पड़ेगी। ये क्या है बताओ, ये ट्रोफोब्लास्ट है। किसका फॉर्मेशन करती हैं ये, प्लेसेंटा। और ये क्या है बताओ, ये ICM है। और ICM किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये क्या है, ICM। अब इस ब्लास्टोसिस स्टेज को आप ग्रो कराओ किस पे, प्लेट। किस पे करवाओगे, प्लेट के ऊपर क्या करवाओ, ग्लो करवाओ, पैट्रिक प्लेट। ठीक है, तो ग्रो करवाओगे आप, तो ब्लास्टोसिस से क्या बनेगी बताओ, गेस्टुला बनेगा ना, आगे जाकर डिवाइड होकर बनेगा। ठीक है, ये आपकी जो ICM है इनसे एम्ब्रियो बनेगा, ICM से तो बनेगा। इसका मतलब ये ICM आगे जाकर क्या बनाएंगी, ये आपके जर्मिनल लेयर बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, बनाएंगी तभी तो ऑर्गन बनेंगे। और तभी क्या बनेगा आपका, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा ना। बात समझ में आ गई क्या। तो ये ICM आगे जाकर क्या बनाती है बताओ, 3 जर्मिनल लेयर बनाएंगी। क्या बनाएंगी, इनको जब आप ग्रो करवाओगे ना प्लेट पर, तो आपको 3 जर्मिनल लेयर देखने को मिलती हैं। एक तो एक्टोडर्म, दूसरी कौन सी मिलेगी बताओ, मेसोडर्म। अब इनका फेट देख लेते हैं क्या क्या होता है। और कौन सा बताओ, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से आप क्या क्या बना सकते हैं बताओ, हेयर, हेयर है ना। हेयर का ओरिजिन कहां से है बताओ, एक्टोडर्म से। इसके अलावा जो नेल्स हैं उनका भी, हॉर्न्स है ना, हॉर्न सींग होते हैं ना, उनका भी। और बताओ एक्टोडर्म का, और बताओ स्किन, स्किन का भी तो होता है ना। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कहां से होता है बताओ, एक्टोडर्म से। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल मेडुला है, एक तो कॉर्टेक्स वाला रीजन और एक कौन सा है, मेडुला। तो मेडुला का ओरिजिन कहां से बताओ, एक्टोडर्म से। और जो आपके पिगमेंटेड सेल होती है ना, जैसे कि मैं नाम लिखूं मेलेनोसाइट, इसका ओरिजिन भी कहां से बताओ, एक्टोडर्म से। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये काफी हैं। दूसरे किसकी बात करेंगे, मेसोडर्म। बताओ मेसोडर्म में क्या क्या याद है आपको, मसल, इसके साथ में कार्टिलेज भी आएगा, बोन्स भी आएगा,
और कौन आएगा? हार्ट। हार्ट का ओरिजिन कैसा है बताओ? मेजोडर्मल। देखो इसके अंदर एड्रेनल मेडुलर लिखा है मैंने, तो इसके अंदर कौन आएगा बताओ? एड्रेनल कोर्टेक्स। कौन आएगा? एड्रेनल कोर्टेक्स। और कौन आएगा? टिश्यू भी आते हैं क्या इसके अंदर? टिश्यू किडनी में आएगी? ठीक है, ये आ गई। किडनी का कंफर्म है क्या आपको? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख लो। ठीक है, ये इसके अंदर आएंगे, बहुत सारे और भी आएंगे ना। एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म के अंदर कौन आएगा? जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सेल हैं उनका ओरिजिन कहां से है? एंडोडर्म से। जो एलिमेंट्री कैनाल है, या फिर ऐसे लिख दूंगा, डाइजेशन वाली लिख देता हूं ना डायरेक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो सेल है उसमें एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगा ना आपका। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो सेल है उनका ओरिजिन कहां से होता है बताओ? एंडोडर्म का। और लीवर भी लिखे क्या? लीवर लिख देते हैं, चलो लीवर लिख दिया, काफी है ये, इनका ओरिजिन होता है। तो एक्टोडर्म और मेजोडर्म और एंडोडर्म, इनका ओरिजिन आपका मेजोडर्म से, इनका ओरिजिन आपका एक्टोडर्म से, और इनका ओरिजिन आपका एंडोडर्म से होता है। समझ में आ गया? चले आगे। किसमें? उनको भी मेंशन करूं क्या? रहने तो तीन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे क्या? पोटेंसी। क्या पढ़ेंगे? पोटेंसी। पोटेंसी पढ़ते हैं। पोटेंसी ऑफ स्टेम सेल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? टोटिपोटेंट के बारे में। किसके बारे में? ये टोटिपोटेंट क्या बताओ? ये पोटेंसी तो है, ये टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट का मतलब क्या है? टोटिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है? ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है? ये कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती हैं। हैविंग एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट एम्ब्रियो। क्या कर सकते हैं? ये कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसके अंदर? जायगोट। जायगोट से लेकर जो 8 सेल स्टेज तक है ना, वो वाली जितनी भी सेल है वो किस में आती है? उनकी जो पोटेंसी होती है वो कैसी होती है? टोटिपोटेंट। लेकिन जायगोट स्टेम सेल नहीं है, एक प्रकार समझो ना। जायगोट आपकी टोटिपोटेंट स्टेम सेल नहीं होती है, लेकिन जायगोट की जो पोटेंसी होती है वो कैसी होती है? टोटिपोटेंट। इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? हाइड्रा की जो सेल है, हाइड्रा की जो सेल होती है ना, उनकी पोटेंसी भी कैसी होती है?
टोटिपोटेंट। इसके अलावा जो प्लांट की सेल होती है ना, प्लांट की सेल होती हैं, उनकी पोटेंशियल भी कैसे होती है बताओ? टोटिपोटेंट है। ठीक है। दूसरी पोटेंशियल क्या है बताओ? प्लूरिपोटेंट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। मैंने बताया था ना आपको, पीछे देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कौन सी वाली है? ठीक है, तो ये कौन सी बताओ? ESC है। कौन सी है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। समझ जाओगे क्या? ठीक है। डेफिनेशन क्या है? ये भी कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है, किसको छोड़कर? प्लेसेंटा को छोड़कर, या फिर मैं बोलूं ट्रोफोब्लास्ट को छोड़कर, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है आपका? प्लेसेंटा। तो क्या कर सकती है? कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये भी क्या कर सकती है? कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट, या फिर प्लेसेंटा को छोड़कर। समझे ना? प्लेसेंटा नहीं बना सकती है ये। तो इसकी पोटेंशियल क्या हो गई है बताओ? कम हो गई ना। टोटिपोटेंट की पोटेंशियल ज्यादा है, उसके बाद में पोटेंशियल किसकी कम है? प्लूरिपोटेंट की। इसके अंदर एग्जांपल क्या लिखोगे आप? आईसीएम। आईसीएम आएगा ना इसके अंदर, क्योंकि आईसीएम से क्या कर सकते हैं अपन? कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और लिखो तो ES से भी लिख सकते हो आप, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तीसरी की बात करते हैं। तीसरी पोटेंशियल का नाम क्या है? मल्टी पोटेंट। मल्टीपोटेंट का दूसरा क्या बताया था अभी? HSC बताया था ना आपको। इसके अंदर एग्जांपल लिख लेंगे इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या आएगा बताओ? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है? ये एक स्पेशल टाइप के लीनिएज की सेल ही क्या कर सकती हैं? बना सकती हैं। समझ में आ गई क्या बात? सभी प्रकार की सेल्स ये फॉर्म नहीं कर सकती हैं। समझ में आ गई ये बात? तो क्या लिखना है बताओ? स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऐसा कैन फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ सेल लीनिएज, नॉट फॉर ऑल, ऐसे भी लिख लेना ना, नॉट फॉर ऑल। सभी प्रकार की सेल्स ये नहीं बना सकते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन ये कर सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका? HSC। और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके अंदर? HSC। और इनका दूसरा नाम क्या होता है बताओ? इनका नाम होता है ASC। नाम क्या होता है इनका? एडल्ट स्टेम सेल। और क्या लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल? मेसेनकाइमल सेल। जो बोन्स और कार्टिलेज बनाती है ना आपकी, वो वाली है मेसेनकाइमल सेल्स। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड की जो सेल है वो भी सी के अंदर आती हैं। और इसके अलावा और एग्जांपल लिख लो, न्यूरोनल, जो न्यूरॉन्स की सेल है ना, वो भी ऐसी होती है आपकी। तो ये आपकी क्या है बताओ? ये मल्टीपोटेंट है। अब एक और बच गई है आपकी यूनिपोटेंट। कौन सी बच गई है? चले आगे। ये आपकी है लास्ट वाली है यूनिपोटेंट। का मतलब जो एक सिंगल यूनिपोटेंट, मतलब सिंगल टाइप सेल का क्या कर सकती हैं? ये फॉर्मेशन कर सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या लिखोगे आप? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकती है?
स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकती है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। उग होने से क्या बना सकते हो आप? ओवम या फिर एग बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? oogenesis के द्वारा। तो ये पोटेंसी है आपकी। समझ में आ गया? अब कुछ अपन फैक्टर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फैक्टर। फैक्टर के लिए मेरे को बनानी पड़ेगी एक टेबल। इधर तो आपको बनाना पड़ेगा प्लूरी। तो प्लूरिपोटेंट का क्या नाम बताया था आपको? ASC। और इधर कौन आएगा? मल्टीपोटेंट का क्या नाम बताया था? HSC बताया था ना। प्लूरिपोटेंट का तो, अरे रुको रुको, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और इसको बताया था एडल्ट स्टेम सेल। ठीक है। अब जो आपकी प्लूरिपोटेंसी है, प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्टेम सेल के यदि आपको प्लूरिपोटेंट की क्या करनी पड़ेगी, पोटेंसी को मेंटेन करना है ना, तो कुछ फैक्टर आपको चाहिए। ये फैक्टर होंगे तभी आपकी क्या होगी, पोटेंसी मेंटेन हो पाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपकी बार भी आया था। SOX2, नैनोग और OCT3 और OCT4, ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं किसको? प्लूरिपोटेंसी। तो आगे और लिख देते हैं इसको। ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं प्लूरिपोटेंसी। समझ में आ गया? मल्टीपोटेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं बताओ? एक तो SOX2 है, यहाँ पे जो है वही। इसके बाद में OCT3-4 है। इसके साथ में आपका सीमिक भी तो आता है, सीमिक और KLF4। ये क्या है आपके? मल्टीपोटेंट को मेंटेन करने के लिए फैक्टर हैं। और आप इस मल्टीपोटेंट को इसके अंदर क्या कर सकते हो? इंड्यूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंड्यूस। क्या कर सकते हो? इंड्यूस कर सकते हैं। तो मल्टीपोटेंट को अपन क्या कर सकते हैं? इंड्यूस करवा सकते हैं किसके अंदर? प्लूरिपोटेंट के अंदर। या फिर ASC को अपन किस में चेंज कर सकते हैं? ESC के अंदर चेंज कर सकते हैं। बात समझ आएगी ना? इसमें क्या लिखना है? कैन इंड्यूस ASC टू, बताओ ESC। ASC को अपन ESC के अंदर क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं। तब इसका नाम क्या हो जाता है बताओ? तब इसका ऐसे नाम होता है ऐसे, IPSCS। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ऐसा नाम लिखा हुआ जाए ना तो घबराना नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो इंड्यूस करवाने वाले फैक्टर दिख गए आपको, इनको याद रखना है नाम। चले आगे। ये फैक्टर आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये है मोरूला।
क्या है, मोरूला है। अब समझते जाना, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। मोरूला है, मोरूला को बनने के लिए आपको क्या चाहिए, दो फैक्टर चाहिए। एक तो कौन सा चाहिए आपको, CDX2, CDX2 का एक्सप्रेशन, और एक आपका ओक्ट 34, या फिर ओक्ट 4 लिख दो सीधा, ओक्ट 4 चाहिए। ये दोनों के दोनों बोथ एक्सप्रेस इन मोरूला इन 32 सेल स्टेज। तो इस मोरूला वाले सेल के अंदर ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। बात समझ आ गई क्या, ये दोनों के दोनों फैक्टर क्या हो रहे हैं बताओ, मोरूला के सेल में क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। कौन कौन सा, CDX2 और ओक्ट 4। अब बताओ मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला, और उसके बाद में क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो यहां से मैं बनाता हूं, समझ करो, ये बन गया ट्रोफोब्लास्ट, और इधर क्या बन गया है, ICM क्या बन गया है, इनर सेल मास बन गया, ठीक है। यदि ट्रोफोब्लास्ट आपको बनाना है तो आपको सेल के अंदर CDX2 का एक्सप्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, यदि इस मोरूला से, मोरूला के अंदर दोनों है फैक्टर, आगे की तरफ यदि CDX2 गया, CDX2 का एक्सप्रेशन हुआ, इस जीन का एक्सप्रेशन हुआ, तो क्या बनेगा आपको, और ओक्ट 4 का एक्सप्रेशन हुआ, तो हाफ सेल के अंदर CDX2 का एक्सप्रेशन होगा, हाफ सेल के अंदर। बात समझ आ गई क्या बात, इसका मतलब यहां पर किसका एक्सप्रेशन हुआ होगा, यहां पर CDX2 का एक्सप्रेशन हुआ होगा। तो CDX2 का क्या होगा, तो जब CDX2 का एक्सप्रेशन होता है तो कौन सी सेल बनती है बताओ, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। यहां तक बात समझ आ गई क्या। ICM के लिए क्या चाहिए बताओ, ओक्ट 4। यदि ओक्ट 4 का एक्सप्रेशन हुआ तो आपको कौन सी सेल बनेगी बताओ, ICM का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हाफ ऑफ सेल के पास में ओक्ट 4 जाएगा, और हाफ ऑफ सेल के पास में क्या जाएगा, CDX2 जाएगा। तो जहां पर जिस सेल के अंदर CDX2 का एक्सप्रेशन होगा तो वो सेल किस में चेंज हो जाएगी, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। और जिस सेल के अंदर आपका ओक्ट 4 का एक्सप्रेशन होगा वो सेल किस में चली जाएगी, ICM के अंदर। यहाँ पर कुछ और भी फैक्टर काम में आते हैं। ICM को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं बताओ, और कौन कौन से, ओक्ट 4 हैं, इसके साथ में ऐसे लिखो, एक तो है आपका कौन सा, नैनोग, एक आपका स्टेट 3, 2 है, 3 है। इसके साथ साथ में एक आपको मिलेगा ओक्स 2, ये मिलेंगे। इधर देखो, आपको यदि CDX2 का एक्सप्रेशन करवाना है, किसका एक्सप्रेशन करवाना है, थोड़ा पीछे चलते हैं वापस से। CDX2 का यदि आपको क्या करवाना है, एक्सप्रेशन, तो आपको TED4 और ये आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। किसको, TED4 को और याप। ये हिप्पो सिग्नलिंग के अंदर पढ़ेंगे अपन, किसके अंदर पढ़ेंगे, हिप्पो सिग्नलिंग के अंदर। तो TED4 के द्वारा और याप के द्वारा अपन क्या करवा सकते हैं, CDX2 का एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। तो बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं आगे, उसको समझना, तभी समझ में आएगा ये वाला कहानी। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझना, यहां से आता है क्वेश्चन। मोरूला है, मोरूला से आप क्या बना सकते हो बताओ, ट्रोफोब्लास्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। और मोरूला से आप क्या बना सकते हो बताओ, ICM बना सकते हो, बना सकते हैं।
आईसीएम आगे जाकर क्या बना सकता है? इपीब्लास्ट बना सकता है और हाइपोब्लास्ट भी बना सकता है। समझ में आ गया? अब यदि मोरुलास को CDX2 का एक्सप्रेशन हो गया है, किसका एक्सप्रेशन हो गया है? CDX2 का एक्सप्रेशन हो गया, तो कौन सेल बनेगी बताओ? ट्रोफोप्लास्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यहां पर CDX2 का क्या हो रहा होगा? एक्सप्रेशन हो रहा होगा। समझ में आ गया? आईसीएम के लिए क्या चाहिए? OCT4 चाहिए। क्या चाहिए? OCT4। ठीक है, इसको क्या चाहिए बताओ? OCT4 चाहिए। क्या चाहिए? दिख रहा है क्या ये? OCT4 चाहिए किसको? आईसीएम को। तो OCT4 आएगा तो आईसीएम बनेगी, तो फिर इसको क्या कर देगा? ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मोरुला से आईसीएम बनने के लिए और क्या चाहिए? यहां पे क्या चाहिए बताओ? स्टेट 3 चाहिए, SOX2 चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? SOX2 चाहिए। और स्टेट 3 क्या करता है? ये इसकी प्लुरिपोटेंसी को क्या करता है? मेंटेन करता है। आईसीएम की पोटेंशियल को क्या करेगा? ये मेंटेन करता है स्टेट 3। और आपको क्या चाहिए बताओ? नैनो भी तो चाहिए, तो नैनो किधर लो? नैनो, नैनो क्या करवाता है बताओ? इपीब्लास्ट को बनवाएगा और हाइपोब्लास्ट को ब्लॉक करवाएगा। क्या करवाएगा? समझ में आ गई क्या बात? यहां तक समझ में आ गया? नैनो किसको एक्टिवेट करवाएगा? इपीब्लास्ट को। किसको ब्लॉक करवाएगा? हाइपोब्लास्ट को। OCT4 किसको बनवाएगा? आईसीएम को। किसको ब्लॉक करवाएगा? ट्रोफोब्लास्ट को। अब मेरे को ये बताओ, ये CDX2 का एक्सप्रेशन हो गया तो आईसीएम बनेगी क्या? CDX2 का एक्सप्रेशन हुआ तो आईसीएम बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। अब CDX2 बन रहा है तो क्या बनेगा फिर? ट्रोफोब्लास्ट। आईसीएम बनेगी? नहीं बनेगी। तो आईसीएम को कौन बनवा रहा है? इसका मतलब CDX2 जब एक्सप्रेस होगा तो इसको क्या कर देगा? करेगा कि नहीं करेगा? नैनोग क्या करवा रहा था बताओ? इपीब्लास्ट बना रहा था। किसको ब्लॉक कर रहा था? जब CDX2 एक्सप्रेस होगा तो इसको ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? तो यहां पर बताओ कौन कौन से फैक्टर आएंगे पीछे? नैनोग, स्टेट 3, SOX2 और आपका कौन सा बच गया? एक और बच गया ना, SOX2 CDX2, SOX2 स्टेट 3, SOX2 स्टेट 3 नैनोग, और कौन सा बच गया? एक और। चार हो गए ना। OCT4 बच गया। OCT4 ये क्या काम करवाते बताओ? ये भी तो बताया था किसको मेंटेन करवाते हैं? ये आईसीएम को, है ना। प्लुरिपोटेंसी को मेंटेन करते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस वाला, ये वाला देखो, ये समझ में, एरो समझ में आया कि नहीं आई? ये वाले डायरेक्ट ऐसे कैसे एरो बने हुए मिलेंगे आपको? हाँ, आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी इनकी। अभी जो टेड 4 बताए थे ना, टेड 4 याप, वो सिग्नलिंग में पढ़ेंगे अपन, है ना। सिग्नल में कैसे काम करते हैं वो।
आप तो ये CDX2 भी याद रख लेना, आप CDX2 याद रह जाएगा ना आपके। इसमें और भी बहुत सारे जीन आते हैं, जैसे कि ईओमेजोडर्मिन, ईओमिजोडर्मिन, है ना, कभी आ जाए तो याद रख लेना। दिख गया किसको ब्लॉक कर रहा है, किसको एक्टिवेट कर रहा है। और लिखूं क्या? PSX1, ये याद नहीं होंगे फिर आपसे। एंड 11 ईओ मिजोडर्मिन। समझ में आ गया ना? ये क्या है? ये ट्रोफोब्लास्ट स्पेसिफाइंग जीन होते हैं। क्या होते हैं ये? ट्रोफोब्लास्ट स्पेसिफाइंग जीन होते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है बताओ? याद कैसे रखोगे? पीछे चलते हैं वापस, इधर लिख देता हूं मैं, है ना। देखो कैसे याद रखोगे। TEAD4 है, और कौन है बताओ? याप है। ये किसको एक्सप्रेस करवाते हैं बताओ? CDX2 को, और PSX1 को, और हैंड 11 को, और ईओमिजोडर्मिन को। ये क्या है बताओ? ये आपके ट्रोफोब्लास्ट स्पेसिफाइंग जीन है। और ये किसको एक्सप्रेस करवाएंगे बताओ? CDX2 तो लिख दिया ना। TEAD4 और ये आप किसको एक्सप्रेस करवा रहे हैं? CDX2 को। और जब CDX2 एक्सप्रेस होता है तो क्या बनता है बताओ? ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मेशन होता है। होगा ना? तो ये वाला याद रखना है, और ये वाला याद रखना है। अब की बार ये क्वेश्चन आए थे, ये वाला क्वेश्चन आया था ना अब की बार। ये वाला पूछा था, पता नहीं ये वाला पूछा था, CDX2 वाला पूछा था क्या? तो ये वाला क्वेश्चन आया था, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। एरो याद रखना, वापस से बता देता हूँ। मोरूला से या तो आप ट्रोफोब्लास्ट में हो सकते हो, या फिर ICM बन सकते हो। ICM से इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बन सकता है। मोरूला से यदि आपको ट्रोफोब्लास्ट में आना है तो आपको क्या एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा? CDX2। CDX2 नाम आते हैं, आप समझने की ट्रोफोब्लास्ट बनेगी। क्या बनेगी? ट्रोफोब्लास्ट। और OCT4 का नाम आता है, क्या बनेगी? ICM। तो OCT4 आएगा तो ICM बनेगी, कौन नहीं बनेगा? CDX2 का एक्सप्रेशन होगा तो ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनेगी। तो जहां पर OCT4 है वहां पर ICM है, और जहां पर CDX2 है वहां पर, इसका मतलब अपन यही लिख सकते हैं कि जो CDX2 है वो किसको ब्लॉक करता है? OCT4 को। किसको? OCT4 को। लिख सकते हैं ना, ये OCT4 को ब्लॉक करता है। ठीक है। ICM से अपन एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बना सकते हैं। तो जहां पर CDX2 एक्सप्रेस हो रहा है वहां पर आपका OCT4 एक्सप्रेस नहीं होगा, तो CDX2 इसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। यदि CDX2 एक्सप्रेस हो गया तो ये मोरूला से क्या बनवा देगा? ICM बनवा देगा। ये कभी भी ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनवाएगा, तो ये क्या करेगा? CDX2 के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा OCT4 के अलावा आपको मोरूला से ICM बनाना तो क्या चाहिए? SOX2। और क्या चाहिए आपको? स्टेट 3 भी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेट 3। यदि आपको ICM से इपीब्लास्ट बनाना है तो नैनोक चाहिए। क्या चाहिए? नैनोक। नैनोक आएगा तो ICM से क्या बना देगा? इपीब्लास्ट बना देगा, लेकिन हाइपोब्लास्ट नहीं बनवाएगा। लेकिन CDX2 का एक्सप्रेशन हो गया तो ये OCT4 को ब्लॉक कर देगा। और तो पीछे अपन क्या लिख सकते हैं? ये OCT4 को ब्लॉक कर रहा है और नैनोक को भी कर रहा है ना। ये OCT4 को ब्लॉक कर देगा और नैनो को भी। अब इस CDX2 का एक्सप्रेशन कैसे होता है? ये हिप्पोसिग्नलिंग से। कैसे होता है? ये अब TEAD4 और याप ये काम करते हैं आपस में वहां पर। तो जब हिप्पोसिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आएंगी काम में।
समझ में आ गई? तो ये आपका स्टेम सेल का और ट्रोफोब्लास्ट इपिब्लास्ट कैसे बनता है वो वाला है। तो आपको पूछ ले, बताओ प्लूरिपोटेंसी, आईसीएम की प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए? तो ये 4 लिखे हुए ना, 1 2 3 और ये तो लिखे हैं चारों पीछे मैंने ये। तो इनके बारे में क्या लिखोगे आप? इसके बारे में लिख लेना, आप भूल जाओगे नहीं तो। मेंटेन प्लूरिपोटेंट ही तो है ये, प्लूरिपोटेंट ऑफ आईसीएम, मेंटेन प्लूरिपोटेंसी ऑफ आईसीएम। आईसीएम की प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करने के लिए ये वाले फैक्टर हैं। अब मेरे को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है क्लीवेज के बारे में। मैंने आपको पहले पढ़ाया था शायद एक बार, क्लीवेज। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देखो इसके साथ साथ में अपन क्लीवेज भी पढ़ लेते हैं। क्लीवेज, अब मैं आपको इसको पढ़ा नहीं रहा हूं ना, मैं सीधा सीधे टेबल बना रहा हूं ना। क्लीवेज इसको याद रखना है सबको ना। क्लीवेज के बताओ कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। इधर देखो, इधर क्लीवेज के कितने टाइप है बताओ? 2 टाइप हैं। एक तो कौन सा है? होलो ब्लास्टिक। और दूसरा कौन सा है बताओ? मीरो प्लास्टिक। होलो प्लास्टिक और मीरो प्लास्टिक। फिर होलो प्लास्टिक के 2 टाइप फिर से हैं फर्दर। आइसो लेसाइथल, इसके अलावा मीजो लेसाइथल। लेसाइथल का मतलब क्या होता है? योक होता है। क्या होता है? योक। मीरोब्लास्टिक के अंदर भी फिर कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। टीलो लेसाइथल और इसके एक और है इसके बाद में सेंट्रो लेसाइथल। ठीक है, ये आपको 4 टाइप है याद रखने हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। पहले इसके भी टाइप है। आइसोलेसाइड के लिए आपके कितने हैं? टाइप है 4। पहला है रेडियल। कौन सा है? रेडियल। दूसरा कौन सा है बताओ? स्पाइरल। कौन सा है? स्पाइरल। तीसरा आपका है बाई लेटरल। और फोर्थ वाला कौन सा है आपका? रोटेशनल। कौन सा है? रोटेशनल। अब देखना इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहां से। जो रेडियल आइसोलेशनल होलोब्लास्टी वाला पढ़ा ना, इसमें एग्जांपल क्या कहेगा? इसमें आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं। कितने एग्जांपल याद रखने हैं? 3।
कौन सा है? पहले तो याद रखना आपको एम्फियोक्सस। कौन सा याद रखना है? एम्फियोक्सस। फिर आपका इकाइनोडर्म्स, क्या याद रखना है? इकाइनोडर्म। और सी अर्चिन, क्या याद रखना है? ये आपको 3 एग्जाम्पल इसके अंदर याद रखना है। किसके अंदर? रेडियल, है ना। रेडियल के अंदर 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एम्फियोक्सिस, इकाइनोडर्म्स एंड सी अर्चिन। किस में आएंगे बताओ? ये रेडियल के अंदर है। और रेडियल किसका पार्ट है? आइसोलेशन का। दूसरे किसकी बात करेंगे अपन? स्पाइरल की। इसमें भी आपको कितने याद रखने हैं? 3 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? 3। एक तो आपको याद रखना है फ्लैट वॉर्म, क्या याद रखना है? फ्लैट वॉर्म। एक आपको याद रखना है क्या? याद रखना है एस्केलमन। इसके अलावा और बताओ। रुको 1 मिनट, आर्थ्रोपोडा नहीं आएगा इसके अंदर। एनेलिडा, एनेलिड्स एंड मोलस्का। बायलेटरल में आपको एक ही याद रखना है, ट्यूनिकेट्स। क्या रखना है? ट्यूनिकेट्स। और रोटेशनल के अंदर आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना रोटेशनल वाला। एक तो कौन आएगा इसके अंदर? मैमल्स आएंगे, अपन आते हैं। और एक आता है नेमेटोड्स। कौन आता है? नेमेटोड्स। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। सही है। ये आइसोसेल के 4 टाइप हैं, रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल और रोटेशनल। अब दूसरा कौन सा आता है? मीजोलेसाइथल। मीजोलेसाइथल में आता है आपका एक ही टाइप आता है इसके अंदर, इसका नाम है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर एग्जांपल किसका आता है? एम्फीबियंस, है ना। एम्फीबियंस के अंदर तो है फ्रॉग, तो कभी कभी डायरेक्ट फ्रॉग भी दे देता है। ये फ्रॉग के अंदर बताओ कौन सा क्लीवेज आपको देखने को मिलता है? तो इसके अंदर एक ही टाइप है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। इसके अंदर एग्जांपल किसका है? एम्फीबियंस का। अब अगला वाला कौन सा है आपका? टीलोलेसाइथल। टीलोलेसाइथल में 2 पार्ट हैं। एक तो आपका कौन सा है? एक तो आपका है डिस्कोइडल, और एक कौन सा आपका? बाइलेटरल। और एक आपका कौन सा है? डिस्कोइडल। बाइलेटरल में आपको एग्जांपल किसका याद रखना है? इसके अंदर आता है सिफेलो सीफेलोपोड्स और मोलस्क। ठीक है। डिस्कोइडल में आपको याद रखने हैं 3 एग्जांपल। देखो फिश आएगा इसके अंदर। कौन आएगा? फिश आएगा। एम्फीबिया आपने इधर लिख लिया, एम्फीबिया नहीं आएगा इधर। फिर कौन आएगा? रेप्टिलिया। कौन आएगा? रेप्टिलिया। और आपके एविज, एविज यानी बर्ड्स की बात चल रही है ना। तो इसमें 3 आपको एग्जांपल याद रखना डिस्कोइडल के अंदर। डिस्कोइडल क्यों बोला है? क्योंकि जो इनका एग होता है ना, आप ऊपर से देखो तो किसकी तरह दिखेगा? इसे डिस्क की तरह दिखता है। कैसे दिखता है? डिस्क की तरह। इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको डिस्कोइडल। सेंट्रोलेसितल। सेंट्रोलेसितल में मतलब इसको सुपरफिशियल, इसमें कौन सा टाइप आता है बताओ? सुपरफिशियल टाइप आएगा इसके अंदर, सुपरफिशियल क्लीवेज। यानी कि इस प्रकार से आपका एग होता है,
इसके अंदर एग्जाम्पल किसका याद रखना आपको, इंसेक्ट का, किसका, इंसेक्ट। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, समझ में आ गया। जैसे कि इंसेक्ट का इस प्रकार से एक होता है और इसके अंदर जो योक होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रोलेसेटल। और जो इनकी पेरीफेरी होती है वहां पर क्या मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस मिलते हैं बहुत सारे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस। समझ में आ गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नहीं इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेंशियल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंशियल कंडीशन बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात। क्योंकि इसका बताओ साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा क्या, बताओ साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होगा क्या, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा है, योग। अभी बाल्फोर का आपको नियम बताया था कि योग ज्यादा है इसका मतलब क्लीवेज नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, ओनली क्या होगा यहाँ पर, कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा क्या, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है किसके अंदर, इंसेक्ट में। अब जब ड्रोसोफिला आपको पढ़ाएंगे ना तो ड्रोसोफिला में लिखवाएंगे आपको कि क्या नहीं होगा, क्लीवेज तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस होगा, क्या नहीं होगा, सॉरी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। ओनली न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। इसमें इंसेक्ट वाला याद रखना ना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और ड्रोसोफिला आएगा तो भी इसमें याद रखना है ना। तो डायरेक्ट कभी ड्रोसोफिला पूछ लेता कि ड्रोसोफिला के अंदर कौन सा क्लीवेज मिलेगा, तो क्या बताओगे, सुपरफिशियल सेंट्रोलेसिटल क्लीवेज। और किसका पार्ट है ये, मेरोब्लास्टिक का। देखो ये याद हो गया कि आपको ये याद यहीं पे करना है आपको। बाल्फोर का नियम लिख लोगे क्या आप, बाल्फोर का नियम बताया था ना अभी, क्या बताया था, जितना ज्यादा योग होगा उतना कम क्या होगा, क्लीवेज होगा। इस बात को आप याद रखना, ये बाल्फोर का नियम था। क्लीवेज आपकी डिटेल से नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा ना, इसलिए इतना ही पढ़ाएंगे आपको। डिटेल में पढ़ाएंगे तो कम से कम आपकी 3 क्लासें लग जाएंगी इसके अंदर। समझ में आ गया, जितना आएगा क्वेश्चन उस हिसाब से हो जाएगा। इसके अंदर मेरे को एक डायग्राम और बनाना है, तो जब अपन इसकी पीवाईक्यू करवाएंगे ना तो वहाँ पे बना हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर उसको समझा दूंगा मैं, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात और समझो, जो रेट ऑफ क्लीवेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ योग। अब सपोज करो ये एक आपका एग है, ये एग है, आप ऐसे नाम सुनोगे माइक्रो लेसाइथल, मीजो लेसाइथल, एक कौन सुनोगे आप, मैक्रो लेसाइथल। इनका मतलब क्या समझते हो, लेसाइथल का मतलब क्या होता है, लेसाइथल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। और एग के अंदर आप हमेशा ध्यान रखोगे ऊपर की तरफ तो क्या है, यहाँ पर ये एनिमल पोल है, क्या है ये,
ये आगे भी आएगा, इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? वेजेटल पोल। क्या है? क्या बोलते हैं? वीपी। एपी और वीपी। यहां से जब क्लीवेज फ्लो निकलेगी तो योग होगा, जितना ज्यादा योग होगा तो क्लीवेज उतना ही क्या होगा? कम। यदि इस एग के अंदर क्या नहीं है? योग नहीं है, तो आराम से क्लीवेज फ्लो इस एनिमल पोल को क्रॉस करते हुए कहां पे आ जाएगी? वेजेटल पोल पे आ जाएगी। समझाएगी क्या? माइक्रो का मतलब क्या है? कम होता है। लेसाइटल का मतलब योग क्या है? योग क्या है बताओ? योग कम है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म में क्या है? ज्यादा होगा, ये तो होगा। माइक्रोलेसाइटल मतलब योग क्या है? कम है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ज्यादा। मीजोलेसाइटल का मतलब क्या होगा? मीजो का मतलब मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट, बराबर, इक्वल होता है। तो मीजो मतलब इसके अंदर योग भी क्या है? इक्वल है, और आपका साइटोप्लाज्म में क्या है? इक्वल अमाउंट के अंदर है। मैक्रोलेसाइटल का मतलब क्या है? मैक्रोलेसाइटल मतलब योग क्या है? ज्यादा। तो योग क्या है? ज्यादा है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? कम होगा। थोड़ा बहुत समझ आ गई क्या बात? इसके अलावा आपको, इसको तो हटाओ, होलोब्लास्टी का मतलब समझ में आ गया? होलोब्लास्टी का मतलब आपकी क्लीवेज फेरो एनिमल पोल से होते हुए कहां पे जाएगी? क्यों? होलोब्लास्टी का मतलब क्या है? योग या तो है नहीं, या फिर तो बहुत रेयर कंडीशन के अंदर होता है। इसके अंदर अपन दो टाइप पढ़ रहे हैं, एक तो आइसोलेसाइटल और एक कौन सा है? मीजो। मीजो यानी थोड़ा बहुत योग है, आइसो मतलब है ना, योग के अमाउंट बहुत रेयर कंडीशन के अंदर है। इसलिए इसका मतलब यहाँ से क्लियर और आराम से क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी। कहां से? एनिमल पोल से होते हुए वेजिटल पोल पे। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं क्या? मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्ट में दो टाइप पढ़े अपन ने, एक तो टीलोलेसितल और एक सेंट्रोलेसितल। सेंट्रो वाला तो मैंने बता दिया आपको, बताया था ना। टीलोलेसितल मतलब, टीलो मतलब कॉर्नर पे है। क्या है? कॉर्नर पे। सपोज करो ये कोई एग है, यहाँ पे क्या है आपका? योग है। क्या है? योग। तो यहाँ से भी क्लीवेज फिर हो, पास आउट नहीं होगी? नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ तक तो पास आउट हो जाएगी क्लीवेज फिर हो, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है? योग प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आगे की तरफ योग है, इसका मतलब आगे की तरफ क्लीवेज नहीं होगा। समझेगी बात? आगे की तरफ क्या नहीं होने वाला है? क्लीवेज नहीं होने वाला है। और क्लीवेज में क्या लिखोगे बताओ आप? क्या होता है ये? सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन की क्या है ये? सीरीज है। क्लीवेज के अंदर आप याद रखना, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो होता है ना, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशो होता है वो क्या होता है बताओ? इंक्रीज होता है या कम होता है? और एक सेल है, एक सेल है, एक सेल से कितनी सेल बनेगी बताओ? दो सेल बनेगी। क्लीवेज होगा तो दो सेल बनेगी ना। फिर क्या होगा? क्लीवेज होगा तो फिर कितनी सेल बनेगी? चार सेल बनेगी। फिर क्लीवेज होगा तो आठ सेल बनेगी। ऐसे तो बनेगा। न्यूक्लियस इसके अंदर कितना परसेंट है बताओ? 100% क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। स्टार्टिंग वाली सेल के अंदर 100% तो क्या है? न्यूक्लियस। और 100% क्या है इसका? साइटोप्लाज्म में। क्या है इसका? साइटोप्लाज्म 100% है, और न्यूक्लियस भी क्या है? 100%। जब ये डिवाइड होती है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कितना परसेंट हो जाता है? 50%। न्यूक्लियस हमेशा कितना रहेगा इसका? 100% ही रहेगा। कितना रहेगा? 100%। फिर तीसरी सेल है, तब भी इसका न्यूक्लियस कितना रहेगा? साइटोप्लाज्म आधा हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो गई सेल तो कितना होगा? 25%। फिर आगे डिवाइड करेगा तो ये 100% इसका क्या है? न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। बताओ कितना बचेगा? वो वाला पॉइंट है 5 के संग में बचेगा। अब देखो यहाँ पर 100/100 कितना बचेगा? 1 ही तो आएगा। यहाँ पर 100/50 कितना आएगा? 2। यहाँ पर 100/25 कितना आएगा? 4। ऐसे बढ़ेगा।
तो बताओ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या हो रहा है? 1 का 4 2 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 4 के बाद क्या होगा बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसको हटा देता हूँ फिर मैं और डायरेक्टली देता हूँ। बताओ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या होगा? इंक्रीज होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या होगा? इंक्रीज होता है। ठीक है। कौन कौन सी इसमें फेज एब्सेंट रहेंगी बताओ? G1 एंड G2 यानी कि गे फेज। क्या रहेंगे इसके अंदर? एब्सेंट। और S एंड M फेज क्या है? प्रेजेंट। दो चार चीजें आपको लिखनी है। अब देखना ये क्या है इसके अंदर? योग है। योग क्या प्रोवाइड करवाएगा? न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करवाएगा? न्यूट्रिशन। यहां पर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। क्या होती हैं? क्या होती हैं? कुछ प्रोटीन होती है, कुछ फैक्टर पाए जाएंगे, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। क्लीवेज कब तक होता है? ऐसे थोड़ी है कि क्लीवेज होता है रहेगा। कब तक होता है? मिड ब्लास्टुला तक होता है। कहां तक होता है? मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन तक होता है। कहां तक होता है? मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन तक। मिड ब्लास्टुला के बाद में योग क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मिड ब्लास्टुला से पहले तो आपके पास में क्या है? एक के पास में योग है। मिड ब्लास्टुला के बाद में क्या हो गया है? योग एग्जॉस्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? योग प्रेजेंट है मिड ब्लास्टुला से पहले और उसके पास में क्या प्रेजेंट है बताओ? प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी प्रेजेंट है। तो बाद में क्यों नहीं दे रहा फिर न्यूट्रिशन? आपका ये योग है जो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन तक रहेगा, उसके बाद में ये योग एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं जो बोल रहा हूं उसको पहले समझना। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन से पहले आपके पास में क्या है? योग है। इसका मतलब इस योग के अंदर जितनी भी चीजें हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए वो सब के सब इस योग के पास में है। इसका मतलब योग के पास में कुछ जीन होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, वो जाकर क्या करवाएंगे? न्यूक्लियस के पास में जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन जीन का क्या करवाएंगे? एक्टिवेशन या टारगेट जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे, उससे प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन क्या क्या किसके काम में आएगी बताओ? मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन से पहले सब कुछ चीजें काम में आने वाली हैं। मिड ब्लास्टुला के बाद में योग क्या हो गया है आपका? एग्जॉस्ट। उससे पहले आपके पास में G1 और G2 नहीं है। मिड ब्लास्टुला के पहले क्या आपके पास में क्या नहीं है? G1 जो G2 नहीं है। इसका मतलब क्या है आपके पास में? S और M फेज है। G1 और G2 के जो आपकी टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। पता है क्या आपको? G1 का और G2 का टाइम पीरियड क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इन फेज को क्या कर दिया है यहाँ पर? एब्सेंट कर दिया गया है। इसलिए क्लीवेज की रेट आपकी कैंसर सेल से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तभी तो आपको पता है जाइगोट जल्दी जल्दी डिवाइड करके क्या बनाता है? मोरूला ब्लास्टुला बनाता है। समझ में आ गया क्या? अब आपको ऐसे पूछ लिया कि क्लीवेज लास्ट तक क्यों नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे? यदि क्लीवेज लास्ट तक होता तो क्या होता? फिर टेस्ट थोड़ा जल्दी बन जाता। बनता कि नहीं बनता? क्योंकि G1 भी नहीं है और G2 भी नहीं है। जबकि आपको पता है कि मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन आएगा ना, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद में आपका योग खत्म। योग खत्म इसका मतलब क्लीवेज भी खत्म। खत्म हो जाएगा ना, इसका मतलब G1 और G2 भी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो फिर नॉर्मल क्या चलेगी? फिर आपकी सेल साइकिल चलेगी। उसमें G1 भी आएगी, S भी आएगी, G2 भी आएगी और M। तो नॉर्मल सेल साइकिल कब चलेगी? मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद में। इससे पहले सेल डिवीजन क्या होगा बताओ? फास्ट होगा। सेल डिवाइड क्या करेगी? फास्ट करेगी ना, क्योंकि उसके अंदर G1 और G2 है ही नहीं। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन से पहले क्या नहीं है? G1 और G2 नहीं है। इसलिए सेल जल्दी जल्दी क्या करती है? डिवाइड करती है। लेकिन मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद में सेल अपनी
नॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाती है। समझ में आ गया? तो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन आपको याद रखने हैं। फिर आपको पूछेंगे कि मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन से पहले जो न्यूट्रिशन वगैरह है, जो प्रोटीन वगैरह बनानी है, वो कहाँ से मिलेगी? तो क्या बताओगे? योग के पास में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी होते हैं, कुछ जीन भी होते हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये मैटरनल साइड से आए हैं। कहाँ से आए हैं? ये मैटरनल साइड से तो आए हैं। ये मैटरनल साइड से पहले से क्या है, इस एग को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। कहाँ तक? मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन तक। तो बताओ क्लीवेज में क्या होता है? सेल डिवीजन गेट क्या होगी? सेल डिवीजन रैपिड होगा या फिर जल्दी जल्दी होगा, धीरे धीरे होगा? रैपिड होने वाला है। तो सेल डिवीजन क्या होगा यहाँ पर बताओ? रैपिड होता है। किसमें? मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन से पहले। और मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के बाद में सेल आपकी नॉर्मल डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है। बात समझ में आ गई? ये चीजें लिखनी नहीं है आपको, बस समझनी है। ठीक है।